स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी का लेवल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, है ना, अध्याय जिसका नाम है विद्युत, है ना। आज इस अध्याय को मैं पूरे वीडियो में क्लियर करता हूँ, है ना। तो बहुत आसान तरीके से हम इस अध्याय को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं विद्युत के बारे में, है ना। विद्युत क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। किसकी दर? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में विभवांतर को भी समझाया था, विभवांतर, है ना। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओम के नेम पे, है ना। और आज मैं इस अध्याय को इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, जो ओम का नेम है ना, वो होता क्या है? ओम का नेम, देखिए, जॉर्ज साइमन है ना, पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम ने, है ना, एक नियम दिया था, है ना। जो किसी मतलब जो तार है ना, उसमें जो चालक तार है उसमें बहने वाली धारा और विभवांतर के मध्य संबंध बताया था। किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। तो ओम का नेम क्या होता है? किसी चालक तार में बहने वाली धारा, जिसे हम दर्शा से विद्युत धारा को आई, है ना, उस चालक तार में, है ना, उत्पन्न विभवांतर जिसे हम दर्शाते हैं V के समानुपाती होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ओम का नेम। क्या बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने? कि किसी चालक तार में बहने वाला जो विभवांतर है वो उस चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है ना। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, विभवांतर समानुपाती, है ना, किसके? धारा के। या करके हम इसको लिख सकते हैं, या विभवांतर को किससे दर्शाते हैं हम? V से, है ना। V समानुपाती किसके? धारा को दर्शाते हैं हम I से, तो V समानुपाती I। या हम इसको लिख सकते हैं V बराबर R I, है ना। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R बराबर V बटे I, ठीक है। अब देखिए, जहां R क्या हो जाएगा मेरा? R मेरा प्रतिरोध है। आ गया ओम का नेम समझ में? देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस प्रकार से आएगा? भैया ओम का नेम क्या है समझाइए, या ओम का नेम लिखिए। 2 नंबर में पूछ सकता है वो। तो किसी चालक तार में बहने वाला जो विभवांतर है ना, वो धारा के क्या होता है? उस चालक तार में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसके समानुपाती होता है, यानी विभवांतर समानुपाती किसके? धारा के। ये काय का चिन्ह हो गया मेरा? समानुपाती का चिन्ह हो गया, है ना। ये विभवांतर हम जिसे V से दर्शाते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और ये क्या हो गया? मेरी धारा, ठीक है। या V बराबर आर आई, जहां R क्या है? मेरा प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो ओम है ना, हमारे पास 2 प्रतिरोध होते हैं। एक होता है ओमीय प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा है अनओमीय प्रतिरोध, अब ओमीय प्रतिरोध क्या होता है ना। तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं, हमारे ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे ओमीय प्रतिरोध, है ना। कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन कर सकता है भैया कि ओमीय प्रतिरोध मैग्नीशियम का जो तार है वो किस प्रकार का प्रतिरोध है? ओमीय, अनोमीय? तो कौन सा होगा? ओमीय। मैग्नीशियम का तार, ठीक है।
तो ओमी प्रतिरोध क्या होता है? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम का तार। ठीक है, फिर अनोमी प्रतिरोध क्या होता है? कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डायोड का तार आदि। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक में बहने वाला जो विभवांतर या उत्पन्न जो विभवांतर है ना, वो विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसा किसने बोला था? जॉर्ज साइमन ओम ने, है ना। तो विभवांतर समानुपाती है किसके? धारा आई के, या वी समानुपाती आई, या वी बराबर, है ना, समानुपाती के चिन्ह को हटा के मैंने किसका प्रयोग कर लिया? स्थिरांक जो आर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो भी क्या हो जाता है? हमारा ओम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भैया सिद्ध कीजिए, है ना। एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कि किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, किसी चालक का प्रतिरोध R, उसमें उसकी लंबाई के, किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई, है ना, लंबाई को दर्शाते हैं हम L से, L के समानुपाती तथा, है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोले एरिया है, जिसे दर्शाएंगे हम ए से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि भैया किसी चालक का जो प्रतिरोध R है उसकी लंबाई L के, तो क्या बता रहा है? वो समानुपाती बता रहा है, और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A, उसका क्या बता रहा है? विलोमानुपाती बता रहा है, व्यतकर्मानुपाती भी हम इसको बोलते हैं, व्यतकर्मानुपाती। तो देखिए मैं क्या करूंगा, प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं, आप सभी जानते हो किससे? R से, लंबाई को L से दर्शाते हैं, है ना, और क्षेत्रफल के लिए हम A का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई के क्या है? समानुपाती, यानी कि भैया R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या बोला उसने? कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है, विलोमानुपाती है। कौन? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R, है ना, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्षेत्रफल। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। फिर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास? R, है ना, और L बटे A। ठीक है, या R बराबर में यहाँ पे रो का प्रयोग कर सकता हूँ, है ना, रो L बटे A। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रो, और यही क्या कहलाता है? मेरा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, कि जैसे L है, L बराबर क्या हो, यदि L बराबर मेरा 1 सेंटीमीटर है ना, A बराबर मेरा क्या जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर? R बराबर रो। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध R है उसकी लंबाई L के समानुपाती है, तो R प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के, है ना, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। ठीक है, दोनों समीकरण को मिला के लिखा, फिर मैंने इस तरह इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर लिया? रो का, है ना, और यही क्या कहलाता है? मेरा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना।
अब वो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को वो 2 या 3 प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। या तो वो दे सकता है कि भैया सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, या वो क्वेश्चन को मैं बोल सकता है कि 3 प्रतिरोधक क्वेश्चन दे सकता है, 3 प्रतिरोधक R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है ना। क्या बोल सकता है? सिद्ध कीजिए भैया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या वो सीधा क्वेश्चन दे सकता है कि 3 प्रतिरोधक है ना, पहला R1 R2 दूसरा है R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको, है ना, बहुत सरल तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए हमें क्या लेके आना है, R बराबर यानी कुल प्रतिरोध लेके आना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन से क्रम की बात कर रहा है भैया? वो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन। मैं इसका चित्र बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये हमने इसका चित्र कंप्लीट करा है। यहाँ पे देखिए क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, और ये क्या हो जाएगी, इसमें बहने वाली धारा हो जाएगी I I I। यहाँ पे क्या जाएगा, V वोल्ट की बैटरी से इनको क्या दिया जा रहा है, विभवांतर दे रहा हूँ मैं। देखिए ये इस प्रकार से चित्र बन के कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है। तो देखिए अब आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है वो सब लिखना है ना। क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए भैया R बराबर R1 R2 R3 या 3 प्रतिरोधक है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए आप क्या लिखोगे सीधा सा कि 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 को, है ना, 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। फिर इनका जो कुल प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर इसे V वोल्ट की बैटरी से क्या दिया जा रहा है, विभवांतर दिया जा रहा है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3 प्रतिरोधक R1 R2 व R3 को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका कुल प्रतिरोध R है। फिर इसे V वोल्ट की बैटरी से विभवांतर दिया जाता है, जिसके कारण इस परिपथ में क्या बहने लग जाती, धारा I बहने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए आप धारा का मान देखिए, R1 में भी क्या है, I है, R2 में भी क्या है, I है, R3 में भी क्या है, I है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया जो परिपथ है हमारा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ श्रेणी क्रम में होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। अतः करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, अतः V बराबर V1 V2 प्लस V3, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लूंगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है भैया हमारा, V बराबर IR, अभी हमने सिद्ध करा V बराबर IR, ठीक है। यह मैं सीधा लिख सकता हूं ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। जब V बराबर IR लिया है तो मैं V1 बराबर IR1 ले सकता हूं,
ठीक है। सेम वैसा का वैसा V2 बराबर क्या हो सकता है, IR2, है ना, और V3 बराबर क्या आ जाएगा, IR3। ठीक है। अब हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 में उपरयुक्त तीनों मानों को रखने पर, उपयुक्त तीनों मानों को रखने पर, देखिए समीकरण क्या है मेरी, एक बार मैं लिख देता हूं नीचे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए V का मान क्या मेरे पास IR है, तो मैंने क्या ले लिया, IR ले लिया भैया। V1 बराबर क्या है, IR1 है ना, V2 बराबर IR2 है, V3 बराबर IR3 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या, IR ऐसा कैसे, इनमें से I को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब मैं इस I का क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या लेकर सिद्ध करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसका पक्षांतर करता हूँ तो ये अभी गुना की स्थिति में है ना, पक्षांतर करने पे भाग की स्थिति में आ जाएगी। तो IR बराबर क्या आ गया, I बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I गया, क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको दो प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। वो बोल सकता है सिद्ध कीजिए भैया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या वो दे सकता है कि तीन प्रतिरोधक जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना, उनके कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र की गणना कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये कौन सा सूत्र हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है। सीधा सा आपको चित्र बनाना है ना, और फिजिक्स में क्या रहता है, पूरा आप चित्र के माध्यम से उसकी पूरी थ्योरी लिख सकते हो। यदि आपके माइंड के अंदर चित्र चल रहा है तो आप आसानी से उसकी थ्योरी लिख सकते हो। देखिए कहां से, तीन प्रतिरोधक है हमारे पास, R1 R2 R3। तो मैं लिख रहा हूं इसमें कि तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका कुल प्रतिरोध क्या है, R है। फिर इसे V वोल्ट की बैटरी से हम क्या दे रहे हैं, विभवांतर दे रहे हैं, जिसके कारण परिपथ में धारा I यानी विद्युत धारा बहने लगती है। अब देखिए R1 R2 R3 तीनों में विद्युत धारा का मान समान है ना, तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि भैया प्रतिरोध R1 R2 R3 में धारा का मान समान है, चूंकि परिपथ है ना, चूंकि परिपथ हमारा किस क्रम में है, ये नोट करके याद रखना है, चूंकि परिपथ हमारा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब परिपथ आपका श्रेणी क्रम में रहेगा तो धारा का मान हमेशा समान रहेगा, और जब आपका परिपथ पार्श्व क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में रहेगा, तो उसमें धारा का मान असमान रहेगा। ठीक है। अतः परिपथ में उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और मैंने इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1। फिर मैंने लिखा है ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, है ना। जब V बराबर IR है तो मैं V1 बराबर IR1 लिख सकता हूँ, है ना, V2 बराबर IR2 लिख सकता हूँ, V3 बराबर IR3 लिख सकता हूँ। अतः उपयुक्त सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ये मेरी समीकरण नंबर 1 है। क्या करा मैंने, मानों को उठा के रख दिया भैया, V की जगह कितना रख दिया, IR रख दिया, V1 की जगह IR1 रख दिया, V2 की जगह IR2 रख दिया, V3 की जगह IR3 रख दिया। अब देखिए IR ऐसा कैसे, यहाँ से I को बाहर निकाल लिया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब यहाँ पर इसका पक्षांतर कर दिया, गुना में इधर पक्षांतर करने पे किस में आ गई, भाग में आ गई, इसको कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम भैया। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए इस साल इस पार्ट से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, और 2 नंबर में वो बोल सकता है कि भैया किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए जो चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, किस पर करता है, यानी प्रतिरोध R है ना L, तो किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर तापमान पर, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो
उस पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और ताप कम करने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, अगला आता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल को हम ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि r है ना विलोमानुपाती 1/a। ये लाइन ये बता रही है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4th नंबर पे आप लिख देना भैया पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि भैया किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध है ना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, है ना, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अध्याय में विद्युत धारा बता चुका हूं, है ना। इसके बाद विभवांतर बता चुका हूं, विशिष्ट प्रतिरोध बता चुका हूं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं। और इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बता रहा हूं कि बोर्ड हमेशा या शिक्षा का जो उद्देश्य होता है मेन व्यक्ति को जागरूक करना होता है ना, और बोर्ड हमेशा वो क्वेश्चन पूछती है जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। तो देखिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। अरे हर जगह उपयोग है भैया। एक बल्ब चल रहा है तो इस प्रभाव के कारण चल रहा है ना। एक गीजर चल रहा है तो किसके कारण चल रहा है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के द्वारा चल रहा है। एक हीटर चल रहा है तो वो किसके द्वारा चल रहा है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के द्वारा चल रहा है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आपकी बुक के अंदर दे रखा है ना, और वो एग्जाम में पूछता है। और क्वेश्चन क्या हमारा वो इस प्रकार से पूछ सकता है भैया कि विभिन्न विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। एग्जाम में कोई भी 2 से 3 या 4 से 5 वो आपको क्या दे देगा, विद्युत अवयव दे देगा और उनके प्रतीक चिन्ह बनाने को बोल देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ के प्रतीक चिन्ह आपके सामने बनाए हैं। जैसे विद्युत सेल है ना, इसका क्या होता है, इस प्रकार से आपको प्रतीक चिन्ह बनाना है। तार संधि है, इस प्रकार से आपको इसका प्रतीक चिन्ह बनाना है ना। तो आप सभी जाके इसकी तैयारी करें क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।